गुड मॉर्निंग। आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। क्रिकेट मैच है इसलिए कि गौतम आया इसलिए? हाँ, चलिए। हाँ, दोनों गुड। हमारे प्रथम पक कोर्स वन के जो फर्स्ट कैडेट जो एनडीए में सिलेक्ट हुए थे, गौतम कुमार, कैडेट गौतम कुमार, वो आज हमारे बीच में हैं। कल रात आया ये बड़ी मुश्किलों से, एक बार फ्लाइट भी कैंसिल हुई इसकी, बट फिर भी इसने छोड़ा नहीं और आज आपके सामने है। इससे कुछ बातें करेंगे और आपको भी इससे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इसका एक्सपीरियंस से आपको जरूर फायदा होगा। उसके बाद आज क्रिकेट मैच है पीपीसीएल और ग्राउंड में जाएंगे। उसके बाद उससे पहले गौतम की कुछ यहाँ पे यादें हैं, मैं चाहता हूँ उसको प्ले प्ले किया जाए। शुरू से ही एक छोटा सा वीडियो है एनडीए का। अभी मैं आपको पता ही एनडीए गया था, उसका 10,000 का कैश अवार्ड रह गया था, तो वहां जाके देखे आया उसको। जाना इसको यह कैडेट गौतम कोर्स वन का प्रथम पक्का गौतम और ये इसमें किसने हम स्कॉलर पैंथर के सामने पहचान उनको तो कैसा लग रहा है मेंटेन ज्वाइन करके? नहीं लग रहा है? और तुमको मैंने 10,000 का कैश अवार्ड भी देना है। देखो मैं इसको 10,000 का कैश अवार्ड देने के लिए इधर ही आ गया। ये तो हमारा 10,000 का कैश अवार्ड सोचा था कभी कि संदीप सर आएंगे, एनडीए खुद आएंगे और आपको अवार्ड मजा आया और एकदम फिट हो गया। तो मैं चल मेरे कोशिश से लगा वहाँ पे बताया अच्छा अच्छा बात चलो अब तुम्हारे पीओपी में आएंगे, मैम भी आएंगे, मैम भी आएगी तुम्हारी पीओपी में, ठीक है?
तो एक बार फिर से गौतम कैडेट गौतम कुमार का प्रथम पद कोर्स 1 का जो हमारा स्टूडेंट है उसका स्वागत है दून डिफेंस एकेडमी में। ये अपना एनडीए फर्स्ट सेमेस्टर अपना कंप्लीट करके छुट्टी पे आया और बिहार से आज यहाँ पे है। तो गौतम, बिहार से डीडीए, डीडीए से एनडीए, कैसा रहा आपका सफर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग सभी को, और थैंक यू कि आप लोग मतलब यहाँ पे आए सुनने के लिए। तो मतलब जैसा सर ने पूछा बिहार से डीडीए टू एनडीए, तो जब मैं 10th पास किया था उसके बाद मैं सोच रहा था कि कहाँ जाऊँ, किस करियर को चूज़ करूँ। तो उस टाइम बाई लक मेरे माइंड में आया और किसी के थ्रू मुझे पता चला कि एनडीए एक अच्छा करियर है। फिर मेरे पेरेंट्स ने उन्होंने मतलब दे आस्क्ड देयर रिलेटिव्स एंड ऑल, so they said that Dehradun is a good place for this preparation. And when I came here, I visited many academies with my uncle, and I remember that I was with my uncle and mama. So we three visited for 8 days around, and finally we came here, and there were teachers who guided us and very well, I would say. So finally I decided that I will choose DDA, and then I started my training here as from class 11 and 12, and luckily I got selected. Then from DDA to NDA, if I talk about, so at that time when I was in class 12th, I was in the mid of my class 12th, and honestly I would say at that time I was not prepared at all. Means because in the middle of class 12 the situation is like that you are preparing for boards also, and then for NDA also, so you are somewhere between in the midway. So it happens that you feel not confident. So that happened to me as well, but finally due to the teachers here who guided me well, so I was able to somehow go there. But now it's a good feeling there. दैट मीन्स आपका जो बिहार में आप जब 10th में पढ़ रहे थे एक सपना देखा आपने, आपके फादर आर्मी में आई बिलीव। यस। तो एक होता है कि फैमिली में जब एक डिफेंस में रहता है तो चाहते हैं उनके बच्चे भी आगे डिफेंस में जाए। सपना देखा और उसको परस्यू किया और आज आप यहाँ पे हो। बड़ी खुशी की बात है। आप यहाँ पे कौन से हाउस में थे? वायु हाउस। वायु हाउस की कौन है? वायु हाउस का हो तो ना। तो देखो कॉन्फिडेंस है कि ये वायु हाउस में था और ये एयरफोर्स ही ज्वाइन किया है। इतना इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस रहा है ये। आपने क्लास 12th में मोर देन 97%, 96% आपने बोर्ड में, इसने 96% बोर्ड में लिया। आप लगा लो 2 साल की प्रिपरेशन में इसने बोर्ड में 96% से ज़्यादा लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए, एसएसबी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये तैयारी कैसे करी आपने? मतलब आपके जैसे सभी अभी कंफ्यूज हैं कि 11th करें, 12th करें, एनडी करें तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने इस दुविधा को कैसे दूर किया कि आपको एट द सेम टाइम 12th में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं और जो आपका एम था वो भी पूरा करना है, तो वो बैलेंस कैसे बिठाया? तो मतलब जब मैं था उस टाइम तो 11th जब मैं 11th में आया था तो हमारे टाइम तो फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट कोर्स था हमारा। तो उस टाइम स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, पर अब उस टाइम ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन था कि उन्होंने हर कोशिश करी कि हाँ समझाओ कि इनको किसी तरीके से इनका जो भी प्रॉपर शेड्यूल था हमारा वो काफ़ी बिजी रहता था उस टाइम। तो जब मैं 12th में आया तो उस टाइम ये था कि टीचर ये फर्स्ट में प्रॉब्लम हमारी ये होती थी उस टाइम कि हम हॉस्टल में रहा करते थे, फ़ोन अलाउड होते नहीं थे, तो ऑनलाइन क्लासेस कर नहीं सकते थे। और ऐसा नहीं था कि छुपा के नहीं रखा था, पर मैं ही नहीं रखा, पर होता है कि हाँ कुछ लोगों ने रखा था। उस टाइम पकड़े भी गए। पर ये था कि जब हम आए थे तो ऑनलाइन क्लासेस थी नहीं हमारे पास उस टाइम, पर बाद में वो भी हमें अवेलेबल कराया गया था। टीचर्स ने हमें मतलब जो भी हर कोशिश कर रही थी। तो मेनली मैं बोलूँगा कि टीचर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं अच्छे से कि हाँ ये देखो ये चैप्टर्स हैं, ये जो आएंगे इसमें ये क्वेश्चन बन सकते हैं, वही आते हैं हर बार, कोई ज़्यादा चेंज होता नहीं है। चाहे वो एनडी हो चाहे बोर्ड्स हो, बोर्ड्स में भी टॉपिक सेम होते हैं, वही उन्हीं टॉपिक से बस थोड़े से उसको टर्न कर देते हैं क्वेश्चंस को। तो लास्ट में ये भी था कि मैंने खुद भी थोड़ा सा मेहनत करा था, टीचर्स के सपोर्ट से हो गया था। सिंपल उसका यही आंसर मैं बोलूँगा। मतलब से लॉट है, इतने सारे आपके इसमें भी कोर्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो अगर टीचर आपके पास अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, अगर आप खुद से ही ना करें तो नहीं होगा, राइट? सभी को अपॉर्चुनिटी बराबर मिलती है, राइट?
किसी को ऐसा नहीं कि कम है, किसी को ज़्यादा है। तो आपने दैट मीन्स खुद से इंटरेस्ट लिया, और जो समझ नहीं आता टीचर के पास गए। तो स्टूडेंट जो टीचर के पास नहीं जाते, कुछ समझ नहीं आता, तो वो जाना चाहिए, ये कहना चाह रहा है बेसिकली। चलिए आप ये बताइए कि जैसे आपका 2 साल का डीडीए में रूटीन रहा और अब एनडीए में आपका जो रूटीन है, तो क्या सिमिलरिटी और 2 साल के यहाँ के रूटीन का आपको एनडीए के रूटीन में फायदा हुआ? जैसे मतलब एक कोइंसिडेंस सिमिलरिटी, जो सिमिलरिटी है यहाँ के रूटीन और वहाँ रूटीन में कि बिजी बहुत ज़्यादा रहते हैं ना हम। तो सेम चीज़ है कि जब यहाँ जब हम थे तो क्लासेस सुबह से शुरू होती थी हमारी, फिर शाम तक क्लासेस चलती थी। वो एक चीज़ था कि हाँ फिजिकल कम था यहाँ पे, पर वो जो होता है कि एक बिजनेस जो होता है कि हम बिजी रहते हैं हमेशा, तो वो चीज़ हेल्प करती है वहाँ पे सर्वाइव करने में स्टार्टिंग में। क्योंकि बाद में हमें आदत पड़ जाती है। बस जब मैं शुरू में गया था तो काफ़ी बच्चों के साथ हुआ था वहाँ पे, मेरे कुछ कोर्स में चले गए और रिज़ाइन करके। हाँ, मुझे पता चला कि आपके 152nd के अराउंड 22 कैडेट छोड़ के गए वहाँ से। 20+ कैडेट्स। आप देखिए इसके कोर्स में हर एक कोर्स में होता है ये, और इसके कोर्स में कुछ ज़्यादा हुआ, अराउंड 20 से ज़्यादा कैडेट्स कोर्स छोड़ के गए। वो इसलिए क्योंकि वो मेंटली तो शायद प्रिपेयर थे, फिजिकली प्रिपेयर नहीं थे उस कोर्स के लिए, जिसमें मॉर्निंग में उठना, उसके बाद परेड, ड्रिल, क्लासेस, इवनिंग में स्पोर्ट्स, गेम्स, फिर क्लासेस, तो उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं थे। तो इसका मतलब 2 साल जो आपने यहाँ पे प्रिपरेशन करी एज पर दी पैटर्न ऑफ एनडी और आरएमसी, उसका फायदा हुआ और आप इसलिए छोड़ के नहीं गए। यस, स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी वो तो, मतलब जब मैं गया था तो मैं भी फिजिकल में उतना सही नहीं था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया था अपने टाइम में, तो फिजिकली उतना अच्छा नहीं था। पर ये होता है कि वहाँ सीनियर्स होते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। वो जब आप वहाँ जाते हो तो वो हर कोशिश करते हैं कि आपकी जो फिजिकल इंप्रूवमेंट है वो हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा तक। कि आप 6 मंथ में जब मैं गया था तो मैं उस टाइम 72 kg का था, बहुत ओवरवेट था। और जब मैं वहाँ से आया था तो 59 हो गया था मेरा, ऑलमोस्ट 13 kg लॉस हो गया था मेरा। तो उसमें ये होता है कि वो समझते हैं कि कहाँ पे क्या कराना है उनको, तो वो कंस्ट्रक्टिव वे में कराते हैं सीनियर्स वहाँ पे। तो बस इतना होता है कि आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में तो बहुत दिक्कत होता है ना। इन द फर्स्ट मंथ यू थिंक लाइक आई हैव टू जस्ट रन अवे फ्रॉम हियर, सो इट इज़ लाइक दैट ओनली। तो बट वहाँ पे जब अगर आप फर्स्ट के से 1-2 मंथ्स अगर आप थोड़ा पेशेंस रखो, तो फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं चलो कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ा। वो फर्स्ट मंथ कहीं थोड़ा होता है कि हाँ भागने का मन करता है हमेशा, ऐसा होता है। दैट मींस ट्रेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ है वो, राइट। Yes. नहीं तो सिर्फ वही हमें हमेशा बोलते हैं कि सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है एनडीए, आपको फिजिकली भी उतना स्ट्रांग होना पड़ता है। राइट। तो आपने 72 से 59 आपका वेट आ गया, तो खाने को नहीं मिलता था वहाँ पे? खाने को मिलता था पर खाए बहुत सारी चीज़ें होती है सर, मैं बता नहीं सकता मैं, लेकिन मतलब ये होता है कि मतलब जैसे जब सुबह से उठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें करना होता है। तो रूटीन बताओ आप, एनडीए में क्या रूटीन था आपका सुबह से? सुबह मतलब लाइक कितने बजे उठते थे? ऑफिशियल लाइक सुबह 5:15 पे वो हमारा वो सायरन बजता था। तो सुनाई दे रहा है सबको? 5:15 पे सायरन, उसके बाद फिर आपको जस्ट अपने जो ड्रेसेस वगैरह हैं वो रेडी कर लेनी है। पहले तो शेव करना होता है, फिर जो भी आपको फ्रेश वगैरह होना है वो हो आप, फिर ड्रेसेस रेडी, सारे रिग्स को आयरन करना होता है। उसके बाद आप जो भी आपका फर्स्ट 2 पीरियड्स होते हैं ना, वो आपके या तो ड्रिल होंगे या फिर पीटी होगी फर्स्ट 2 पीरियड। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी आपकी ड्रेस है वो पहनना है। और फिर आपकी प्री मास्टर होती है, प्री मास्टर में चेक करते हैं रिग्स वगैरह, अगर वहाँ पर आपकी कुछ गलती होती है पनिशमेंट वगैरह मिलती है। फिर आप उसके लिए आप जाते हो पीटी पीरियड या ड्रिल पीरियड के लिए। उसके बाद आप वहाँ से लौट के आते हो, फिर एकेडमिक्स क्लासेस चलती हैं 1:30 तक। उसके बाद लंच के बाद आपकी फिर से पीटी वगैरह शुरू होती है। और जो स्क्वाड में पीटी होती है जो सीनियर्स कराते हैं वहाँ पे, वो पीटी ज़्यादा टफ होती है ऑफिशियल पीटी से। वहाँ भी आपको कोई जो उस्ताद होता है उनको पता होता है कि हाँ ये नए नए आए हैं तो उनको इतना ही कराना है, पर सीनियर्स होते हैं उनको लगता है नहीं इनको और कराओ। तो वो जब लंच के बाद हम आते हैं वो पीटी चलती है लगभग 3-4 घंटे। फिर 3-4 घंटे पीटी करने के बाद हम शाम को स्टडी पीरियड होता है अराउंड 6 से 1 आवर एंड 45 मिनट्स का होता है वो। उसके बाद फिर आप स्टडी पीरियड ओपन डोर होता है, बिल्कुल गेट खोल के आप अपने चेयर पे बैठे होते हो, सामने स्टडी टेबल होता है, उस पर आपको मतलब राउंड्स लगते रहते हैं, ऑफिसर्स आते रहते हैं और आपके सीनियर्स होंगे जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह वो राउंड लेते रहते हैं। अगर इफ़ यू आर फाउंड स्लीपिंग देन फर्दर एक्शंस आर टेकन। तो after that muster is there in the night, and then dinner, then again PT, then lights out. This is official one. Unofficially something different.
तो मॉर्निंग 5 o'clock से रात को 10-11 बजे तक एज यूजुअल जैसे आप लोग बिजी हैं वैसे ये भी बिजी रहा है। अच्छा, ये क्लास में सोने की कला, द आर्ट ऑफ स्लीपिंग इन द क्लास, ये इसके बारे में वहाँ पे भी नींद आती होगी क्लास में ऑब्वियसली। तो मैंने सुना है आँख खोल के सोया जाता है, वो कैसे होता है जरा बताओ। आप एनडीए में कैडेट आँख खोल के सोते हैं, वो कैसे है? विद एक्सपीरियंस आ जाता है सर वहाँ पे जाने के बाद। जैसे मतलब फर्स्ट में जाते हैं तो काफ़ी मतलब बिजी शेड्यूल होने के कारण बॉडी थकी होती है, तो क्लास में जैसे अगर जब इंस्ट्रक्टर होता है तो सोने नहीं देते वो, तो फिर एक ही मतलब बचता है ऑप्शन कि आपको आँख खोलना पड़ता है, फिर सो जाओ उसी में से। तो ऐसा ही तो जो आप सोच रहे होंगे कि जैसे अब टीचर सुन ले वार्डन कि आँख खुली है तो इसका मतलब ये मैं समझना वो जाग रहे हैं, सो भी सकते हैं वो, ठीक है। इंटरेस्टिंग। आपको आपने एनडीए ज्वाइन किया तो अभी आपको कुछ रिग्रेट है या आपको लग रहा है कि आपका ड्रीम पूरा हो गया, या इस तरह का कुछ है आपके मन में कि नहीं यार मेरे को नहीं जाना चाहिए था वहाँ, बड़ा टफ है, या नाउ यू आर हैप्पी? क्या है ये फीलिंग आपके लिए? मतलब जैसे when I went first, so the feeling was same like this only, that I have to go from here, and because nobody likes that. Means even the second termer is only 6 months senior than you, and you'll never want that a senior who is a boy who is 6 months just older than you is punishing you. So that feeling is very bad, because the seniors, they are not much older than you. So मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे लगा कि ये तो मुझसे बस 6 महीना बड़ा है, ये कैसे कर सकता है मुझे पनिश, गालियाँ भी दे दिया उसने, फिर पनिश भी किया। तो वो चीज़ें होती हैं उस टाइम में, पर ये होता है कि वही है फर्स्ट में अगर आपके पास पेशेंस रहेगा तो वो चीज़ हो जाता है। जब मैं यहाँ पे 2 मंथ्स था, जब 2 इयर्स जब हम लोग यहाँ पे आए थे, स्टार्टिंग में वो होम सिकनेस थी हमारी भी, उस टाइम काफ़ी डेप्यूटी मैम ने काफ़ी वो देखा था कि कैसे इनको ठीक किया जाए। सेम वहाँ पे भी होता है लेकिन वहाँ भी ये होता है कि उतना सोचने का टाइम नहीं होता आपके पास, क्योंकि आप बिजी चलते रहते हो। एक सेइंग है कि दैट बिजी लाइफ इज़ एन ईजी लाइफ। सेम वे में जब आप बिजी रहते हो तो सोच नहीं पाते हो कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। तो इन दैट व्हेन जस्ट 6 months पास्ड, एंड आई एम होपिंग दैट फर्दर आई विल डू। दैट मीन्स अभी आप सेटल हो रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर ही हुआ है, तो नाउ यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर ट्रेनिंग लिटिल बिट ना। यस। और जब आप सेकंड सेमेस्टर में आ जाओगे तो 153rd कोर्स आ जाएगा, राइट? Yes. तो तुम सीनियर हो जाओगे, है ना? Yes. तो जैसे तुम्हारे सीनियर ने तुम्हारे साथ कुछ ने हार्श वर्ड्स भी यूज किए होंगे, उसने पनिशमेंट भी दी होगी, तो तुम कैसे सीनियर बनोगे? तुम अपने मतलब तुम कैसे कंडक्ट करोगे अपने आप को जब तुम्हारे जूनियर आ जाएंगे तुम्हारे सामने? सेम करोगे या कुछ और सोच रहे हो? मैंने सोच रखा है सर वो तो मैंने कि जैसे कि कई सीनियर्स अच्छे ही होते हैं, मतलब वो कभी आपको ये नहीं सोचते कि इसको हार्म करना है। उनका हमेशा मोटो यही होता है कि अगर जिस चीज़ में इसको दिक्कत है उसमें इसको इम्प्रूव कराएं। वो आपको बताएंगे नहीं कि मैं तुम्हें इम्प्रूव कराने के लिए करा रहा हूँ, पर वो ऐसा होता है कि दे जस्ट वांट दैट यू इम्प्रूव इन वट एवर यू लैक इन। जैसे जब मैं गया था तो मैं फिजिकल में बिल्कुल वीक था, कुछ नहीं करता था मैं, मतलब यहाँ पे तो मैंने मतलब किया था जो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया था, बाकी मैं घर पे 10th तक मैंने कुछ किया नहीं था। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे सीनियर्स ने देखा कि भाई इसको पुशअप्स में वीक है ये, तो फिर उन्होंने वो हैंड्स पे एक्सरसाइज कराई। पनिशमेंट भी देते हैं तो फिर वो हैंड पे उन्होंने दिया ताकि उसको उसमें ना हो। फिर जब मैंने ऑब्जर्व जो किया कि सीनियर्स जनरली 2 टाइप के होते हैं, मोस्टली ऐसे होते हैं जो आपको कंस्ट्रक्टिव कराते हैं ताकि आप इम्प्रूव करो। कुछ सीनियर्स आपको फील हो सकता है कि हाँ उन्होंने मतलब वो मेरे से ऐसा खुन्नस निकाला थोड़ा सा, है ना, बट दे आर ऑल्सो समवेयर थिंकिंग गुड फॉर यू ओनली। तो what I think that I will be a senior who will do constructive things for my juniors so that they improve rather than being it destructive for them. So that is the only thing I learned there, that I have to be a senior who punishes the juniors because it is necessary, because in training we need to be punished, we need to be punished for our mistakes so that we may improve. But the punishment should be that he improves on his part, not that he has some bad feeling for you, so that when you pass out at the sixth term, in the sixth term, so he should not have a feeling that let him go, and he should come to you and talk to you, said that the experience with you was very good and you have been me a lot, just like this term 147 course passed out. So in my squad only there were seniors, 6 termers who passed out. So when they were going, some of us were crying for them because we knew that they were very good. They means when first timers go for the first time, they cry a lot because nobody is there to listen to you.
that why are you crying or not. But there are some seniors who come to you and talk to you that what happened and just tell me the problem. Is somebody bothering you or not? So that should be a quality of senior, because senior is not there for just punishing but to take care of juniors also. And there are many things, there are many qualities that a senior should have. So whatever I have learned from my seniors, I will just try to inculcate in me the good things only. There are some bad things which I don't like personally, but I will try to avoid them. So this goes like this only. दैट मीन्स अभी अगले साल आप सीनियर हो जाओगे, क्लास 11 के स्टूडेंट्स आ जाएंगे अगले साल और आप सीनियर हो जाओगे। तो गौतम ये कहना चाह रहा है कि अगर अपने जूनियर को अगर कोई सीनियर कंस्ट्रक्टिव वे में समझाए, ना कि उसको बुली करे या उसको उस तरह से बोले, क्योंकि एक टाइम के बाद कहाँ किसकी कब पोस्टिंग एक साथ आ जाए पता नहीं, तो वो दिल में कुछ ऐसा चीज़ रहनी नहीं चाहिए। तो आपके जब जूनियर आएंगे तो आई होप कि आप भी उनके साथ डिसेंट रहेंगे, राइट? ये कहना चाह रहे हैं, तो वो आगे जाके आपको भी फायदा होगा, उसका उनको तो होगा ही होगा। अच्छा, अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके एनडीए रिटर्न टेस्ट में और एसएसबी में कितने मार्क्स आए थे? जब रिटर्न में मेरे अराउंड 330 आए थे उस टाइम, क्योंकि एक था रीज़न, क्योंकि अच्छे आ सकते हैं, ऑफ कोर्स आ सकते हैं, बहुत लोगों के अच्छे आते हैं। मेरा मतलब एक जैसे ये था कि रैंक पीछे आने का भी रीज़न था मेरा। लकीली मैं, क्योंकि एयरफोर्स फ्लाइंग था मैं, तो फ्लाइंग फिट था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि फ्लाइंग फिट में उस टाइम 90 सीट्स थी और बच्चे ही 80 थे। तो क्योंकि मेडिकल में काफ़ी लोग हट जाते हैं वो, तो इसलिए मेरा वो सर्विस मेरी अच्छी थी, सर्विस चॉइस अच्छी थी मेरी। और उस टाइम मेरा फिजिकल, मैं वो मेरा स्ट्रेंथ और मान सकता हूँ, मेरा स्ट्रेंथ और स्टेमिना की कमी होती उस टाइम पर। ये था कि मेरी आइज़ वगैरह सब कुछ सही थी, आई सही, और जो भी मतलब एक बायोलॉजिकल कंडीशन होनी चाहिए प्रॉपर फॉर एयरफोर्स फ्लाइंग, सो दैट वाज इन मी, सो दैट्स व्हाई आई गॉट सेलेक्टेड लकीली। एंड टॉकिंग अबाउट माई एसएसबी मार्क्स, इट वाज अराउंड द एवरेज 390 अराउंड इट वाज। दैट मींस रिटर्न टेस्ट में आपके 330, एसएसबी में 390 अराउंड। टोटल कितने हो गए? 410 प्लस 300 710। कितने हो गए टोटल? 700, 720 आउट ऑफ जोर से बोलो, आउट ऑफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 1800 720 मार्क्स लाके वो यहां बैठा है। दैट मीन्स, फिर मैं वो बोलता हूं कि स्मार्ट वर्क होना चाहिए, स्मार्ट हार्ड वर्क होना चाहिए स्मार्टली। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि 1800 मिनट से 1800 लाने की जरूरत नहीं, आते भी नहीं है। एसएसबी में प्रिस्क्राइब्ड एक मार्क्स का पैटर्न है। इंटरव्यू रिटर्न टेस्ट में तो आपके हाथ में है, जितना आप करोगे उतना मार्क्स मिलेगा, और मेरिट लिस्ट में रिटर्न टेस्ट के बेस पे ही ऊपर आया जाता है। एसएसबी में जनरली गौतम भी बताएगा कि एक सेट पैटर्न है, और एयरफोर्स में तो सबसे टफ मार्किंग होती है एसएसबी में। ऐसा सही है? यस, जनरली ऐसा होता है कि जो नेवल बोर्ड्स और जो आर्मी बोर्ड्स होते हैं, आप भी जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको भी पता चल जाता है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको पता चल गया होगा कि जब जैसे होता है कि जो एयरफोर्स बोर्ड होते हैं वो जनरली जिनका जो एवरेज मार्क्स होता है कैडेट्स को जो मिलता है वो बहुत कम होता है। जैसे कि एक बंदा है जो अगर वो आर्मी बोर्ड में जाता है तो उसको 450 मिल जाते हैं आराम से, 430 450, और वही अगर एयरफोर्स बोर्ड में चला गया तो जनरली देखा गया ये कि इनके मार्क्स थोड़े मतलब अराउंड 400 रह जाते हैं, तो उसका एक फ़र्क पड़ता है। पर दैट डजंट मैटर, अगर आप अच्छे हो तो आप सेलेक्ट हो जाओगे हर जगह पर भी। तो बेसिकली मोटा मोटा यही है कि आर्मी और नेवी में 400 प्लस भी मिल सकते हैं एसएसबी में, राइट? और एयरफोर्स में अंडर 400 ही रहते हैं ज़्यादातर अंडर 400। आप कितना भी अच्छा करो तो अंडर 400 ही रहते हैं एसएसबी में मार्क्स। और रिटर्न टेस्ट इज अनलिमिटेड, वो जितना आप मेहनत करोगे, जितना करोगे उतने उससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि रिटर्न टेस्ट पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसमें भी स्मार्टली आपको 900 में से कितने मार्क्स लाने, जैसे 320 लेके आके अभी क्वालिफाई किया हुआ है। और जो रैंक 1 भी होते हैं उसके भी ऐसे रिटर्न टेस्ट में 450-500 से ज़्यादा मार्क्स नहीं होते हैं, जो रैंक 1 भी होता है। और जनरली रैंक 1 छोड़ के चले जाते हैं एनडीए। ये सही है? एक आध किस्सा तो मैंने सुना है। हाँ, एक इंसिडेंट हुआ था, पर
कोई नहीं, वो उनकी चॉइस है, मतलब जैसा भी, क्योंकि वहाँ जाने के बाद बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं। हाँ, उसका रीजन ये है कि रैंक वन मतलब पढ़ने में बहुत तेज होगा ऑब्वियसली, तो रैंक वन है उसका। पढ़ने में ज्यादा रहा, फिजिकल कम कर पाया अपने लाइफ में, अपने जब वो स्टूडेंट था फिजिकल ट्रेनिंग वो नहीं कर पाया और अपने आप को इतना टफ नहीं बना पाया, तो रैंक वन आने के बाद भी वो वहाँ का सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर पाया, कॉप अप नहीं कर पाया, वो छोड़ के गए, ऐसा होता है। तो इसलिए एनडी के लिए ऑलराउंडर चाहिए, आई बिलीव, है ना। यस। चलिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं OLQ के बारे में। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपने कैसे डेवलप की, उसके बारे में आपको पता कब चला कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी भी कोई चीज होती है, और आपने डेवलप कैसे करी? तो बिफोर कमिंग आई वाज नॉट अवेयर व्हाट OLQs आर, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। जब मैं आया तो मैंने एक चार्ट देखा था, ये वाला ऐसा कुछ कहीं पे लगा हुआ था, तो मैं सोचा कि ऐसे नॉर्मल क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए, और ये सही में बेसिक क्वालिटीज़ जो किसी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तो जब मैं यहाँ आया तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई मुझे यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा। तो सर ने एक बार हमें वो भी दिया था, प्रिंट आउट दिया था, जब हम फर्स्ट 11th में आए थे कि आपको भी मैंने प्रिंट आउट दिया था ना, दिया ना? एक एक प्रिंट आउट नहीं दिया था? दिया था यार, वो देखो कह रहे हैं यस सर। सेम सेम सेम, इसका प्रिंट आउट नहीं दिया था एक? वो देखो थंब अप है। तो एनीवे, जिसको नहीं मिला दोबारा, और वैसे तो आपके सब जगह लगा हुआ ही है यार, प्रिंट आउट निकाल के ही होगा क्या? वो तो सब जगह आपको आपको मालूम है ऑलरेडी। तो क्या कैसे फिर डेवलप किया आपने? मैंने सुना आपके आपके टाइम पे आपके कोर्स वाले वो आपके पिल्लों के रख के सोते थे, वो जो मैंने print दिया था। हाँ, जैसे कुछ बच्चे होते हैं हर कोर्स में जो ज़्यादा, जो मतलब जैसे हम अपनी लैंग्वेज में मजाक में पढ़ाकू पढ़ाकू बोलते हैं ना, तो उस टाइम जब हम लोग को मिला था जोश जोश में हमने पिलो के अंदर रख लिया था कि अब तो ये आ जाएगा हमारे अंदर सब कुछ, तो चलिए भी ले। तो बेसिकली ऑफिसर लाइक क्वालिटी पिल्लो के अंदर और पिल्लो के नीचे वो पेपर रखने से नहीं आएगी, राइट? वो उस पे काम करने से आएगी। जो ये क्वालिटीज लिखी है उसको आप अपने अंदर डेवलप तभी होगी जब आप कोशिश करोगे, है ना। पिल्लो पे रखे नहीं आएगी, या बुक्स वगैरह में रख ली तो आप सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होगा, राइट? एनडीए में क्या क्या फैसिलिटीज है, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स और अदर जो अदर एक्टिविटीज हैं? मैं तो बहुत बार 20 से बार ज्यादा एनडीए जा चुका हूँ, तुम तो अपने फर्स्ट टाइम गए हो, और पूरा एनडीए दर्शन भी हुआ होगा तुमको। यस। फर्स्ट डे तो एनडीए दर्शन ही कराते हैं पूरा। तो क्या क्या देखने को मिला आपको, क्या क्या फैसिलिटीज है एनडीए में? आई थिंक ऑल फैसिलिटीज जितनी रिक्वायर्ड है कैडेट को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि जब आप ऑफिसर बनते हो तो आपको बहुत चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे वहाँ पे ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको लगेंगी कभी कभी कि मेरे लिए क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको वेल्डिंग सिखाया जाएगा, आपको बहुत सारे वर्कशॉप्स कराए जाते हैं, कारपेंटरी सिखाई जाती है। तो वो सब चीज़ें लगती है कि हमें क्यों सिखाया जा रहा है। मतलब जब मैं गया था तो लेकिन वो इंस्ट्रक्टर्स वहाँ पे ऐसे होते हैं जो आपको हर चीज़ की इंपॉर्टेंस बताते हैं। तो देयर आर मैनी स्पोर्ट्स, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स में बात करूँ तो सारे स्पोर्ट्स हैं, आप सोच लो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वॉश, बैडमिंटन, everything is there, मतलब and there are also tournaments there for, and also cross academy teams are there, means the team of NDA, if you are selected in academy team there, so you will go from NDA to IMA or any other academies to play. And there have been many incidents where NDA cadets have performed very well in their respective teams. So sports के लिए तो आपके पास बहुत सारे sports हैं। मैं बात करूँ मैं स्विमिंग की, तो स्विमिंग के लिए आपके पास वहाँ पे 2 ओलंपिक साइज पूल्स हैं, स्विमिंग पूल्स। फिर उसमें आपको रिस्पेक्टिव जब कुछ कुछ दिन होते हैं उनके दिन ले जाया जाता है, उसमें क्लासेस होती हैं, उनकी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो सिखाते हैं आपको। फिर आपको सेकेंड टर्म से क्लब्स अलॉट होती हैं, तो क्लब्स में भी बहुत सारी वाटर से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स होती हैं। जैसे मुझे मोस्ट प्रोबेबली शायद जो अलॉट होगा वो स्कूबा डाइविंग होगा, तो उसमें वो सिखाएंगे वहाँ। स्कूबा डाइविंग? यस सर। रियली? यस सर, वो सिखाते। आपको स्विमिंग आती थी पहले? नहीं आती थी, मतलब जब मैं गया था तो काफ़ी दिक्कत हुई थी उसमें, सीनियर ने डायरेक्ट डाल दिया पानी में, तो वो ऐसा होता है। बट लेकिन ये होता है कि अब सीख जाते हो जाने के बाद, तो वो जस्ट अ वे टू ट्रेन। उनका वही तरीका होता है कि हाँ, एक बार उसको पहले थोड़ा डराओ, डर निकालो इसका बाहर पानी का, तो उस चीज़ का फ़ायदा होता है। मतलब वहाँ पे सिखाने वाले होते हैं, उनको पता होता है कि इसको ऐसे सिखाएंगे, आपको कभी ऐसा नहीं हुआ, डेंजर में नहीं डालेंगे वो। थोड़ा आपको लगेगा कि मैं शायद कुछ हो जाए मेरे को, पर होता नहीं वहाँ पे ऐसा, बहुत सही है। तो मतलब जब आप पहली बार स्विमिंग पूल गए, 10 फीट सीधे पानी में डाल दिया आपको?
अब निकल लो या तैर लो, ये तुम्हारे हाथ में है। लेकिन उस धक्के ने जो भी आपको आप जिसने भी आपको दिया, और उसने निकलने के लिए आपको बार बार वापस ही पुश किया उसने ना कि बाहर मत आना, उसने लेकिन आपका दिल से डर निकाल दिया होगा। जब मैं गया तो मुझे इतना समझ में आया कि हाँ 10 फीट वो होता है जिसमें आप डूब नहीं सकते हो। मुझे पहले लगता था कि मेरी हाइट मतलब 6 फीट के अराउंड है, मतलब 5'9" अराउंड है। तो 5'9" वो 10 फीट है तो मैं पक्का डूब ही जाऊंगा, माइंड में तो ये आता है लॉजिकल में। तो जब मैं अंदर गया यार डूबने वाले तो चुलबुल पानी में भी डूब सकते हैं। तो पर ये होता है कि आप ये होता है कि आप सीख जाते हो जाके, कि समझ में आ जाता है कि हाँ जब जाओ पानी के अंदर जंप लेके ऊपर आओ, ऐसे होते रहता है वो, समझ में आ जाता है सारी चीज़ें। पर ये होता है कि हाँ आप विद टाइम आप एक सारी चीज़ में आप एटलीस्ट एवरेज तो बन जाओगे। आपके वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग भी है, उसे वहाँ पे प्रॉपर वहाँ पे ईटीटी है, इक्विटेशन ट्रेनिंग टीम, जो आपको पूरी तरह से ट्रेन करती है राइडिंग वगैरह के लिए। तो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको, जितनी भी चीज़ें सिखाने के लिए हैं, चाहे वो एकेडमिक्स से रिलेटेड हो। एकेडमिक्स के लिए प्रॉपर ब्लॉक्स बनी हुई हैं आपके, हर एक के कमरे में कैन भी होता है, कंप्यूटर होता है, पर उनमें इंटरनेट नहीं होता, वो उनका कनेक्टेड होता है उसके अंदर, की जो मटेरियल जो चाहिए सिर्फ वही मटेरियल उसके अंदर आता है जो पढ़ने के लिए। तो और प्रॉपर स्टडी पीरियड्स होती हैं। उसके अलावा आपके सीनियर्स होते हैं गाइड करने के लिए, अगर आपको दिक्कत होती है तो बता सकते हो अपने सीनियर को कि सर आई एम हैविंग प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, प्लीज़ कैन यू अरेंज अ क्लास, और प्लीज़ कैन यू अरेंज अ सीनियर हु इज़ इन द सेम कोर्स। फॉर एग्जाम्पल माई सर्विस इज एयरफोर्स फ्लाइंग, सो आई गॉट बी टेक देयर। तो देर आर सम सीनियर्स फॉर इन सेकेंड टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई आपने। आप हमारे जो कैडेट्स हैं उनको बताओ कि आफ्टर ट्रेनिंग, जो एनडी की ट्रेनिंग है, उनको आर्मी नेवी एयरफोर्स में कौन कौन सी डिग्री मिलेगी और कहाँ से मिलेगी? सारी डिग्रीज जेएनयू से मिलती हैं। जो आपको पता, जेएनयू तो पता होगा आई थिंक सबको, सेम जो यूनिवर्सिटी है, तो वहीं से सारी डिग्रीज वो एफिलेटेड होती हैं, जो एनडीए की डिग्रीज होती हैं। आपको एयरफोर्स के लिए, अगर आप एयरफोर्स फ्लाइंग हो तो बीटेक ही मिलना है कंफर्म, उसमें कोई आपका चॉइस नहीं हो सकता, क्योंकि सर्विस की रिक्वायरमेंट है इसलिए। और एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी के लिए, ग्राउंड ड्यूटी में दो होता है, टेक्निकल नॉन टेक। तो इन टेक यू गेट बीटेक, फॉर नॉन टेक यू गेट बीएससी, एंड फॉर आर्मी कैडेट्स इट इज जनरली बीएससी एंड और बीए। बीए इज द इजीएस्ट कोर्स देयर, एंड दैट मीन्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, वहाँ से डिग्री मिलेगी, प्रॉपर डिग्री एज पर योर आर्मी नेवी एयरफोर्स के हिसाब से, राइट? अच्छा, आपको यहाँ के टीचर्स याद है? यस। आपको कौन कौन टीचर याद है और क्या उनका रोल रहा है आपकी सक्सेस में? सारे टीचर्स याद है मुझे तो अभी तक, ऐसा नहीं है, क्योंकि मतलब आप टीचर्स को कैसे भूल सकते हो जिन्होंने सिखाया आपको। जैसे मुझे सारे जैसे सचिन सर थे, सुमित सर थे, मैथानी सर, प्रदीप सर, राजू पांडे सर, मुझे मैम थी बहुत सारी, मनीषा मैम, साधना मैम। तो उनने बहुत अच्छे से सिखाया था उस टाइम, मुझे याद है। ऐसे में बिल्कुल कोई भी, अगर कोई आदमी सक्सेसफुल होता है, तो मैं तो उतना नहीं हूँ अभी तक, बस ट्रेन कर रहा हूँ। पर ये है कि जब मैं वहाँ पे गया तो उनका, मैं बोलूँगा कि मेरे टीचर्स ने बहुत अच्छे से मुझे सिखाया था उस टाइम, कि जब मैं 12th की मिड में था, तो उस टाइम ऐसी कंडीशन होती है कि आप बिल्कुल बीच में होते हो, तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं 12th पे फोकस करूँ, एनडीए में फोकस करूँ, क्या करूँ, है ना? ना वो हो पाता, ना ये हो पाता है। तो उस टाइम टीचर्स ही होते हैं जो आपके आगे आके बताते हैं कि देखो ऐसे कर सकते हो तुम, वैसे कर सकते हो। तो वो टीचर्स ने मुझे उस टाइम हेल्प करा था। उस कारण ही मैं उस टाइम उस कंडीशन में, क्योंकि 12th के मिड में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, मैंने बस ऐसा किया था कि हाँ 12th के मिड में जाऊँगा, एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा एटलीस्ट कि कैसा होता है। फिर जो रियल अटेम्प्ट दूंगा वो अपने 12th के बाद वाले में दूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा होगा। पर उस टाइम गाइडेंस ऐसी थी कि हाँ उसमें ट्राइंग में ही हो गया। तो फिर मैं सोचा कि चलो अच्छा ही है, अगर हो ही जा रहा है तो फिर, तो ये है कि हाँ टीचर्स ने बहुत हेल्प करा, और मैं उनको सबको थैंक यू बोलूँगा। और उनके लिए मतलब मेरे लिए भी बहुत रिस्पेक्ट है, मतलब उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प करा मुझे स्टार्टिंग से, चाहे वो एक्स्ट्रा क्लासेस हो। जब हम लोग, मुझे याद है कि स्कूल में तो पढ़ाते थे ही वो, फिर यहाँ आके पढ़ाना, है ना? जब हम देखा करते थे कि हम तो सुबह उठ रहे हैं पर वो भी साथ में आ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस लगाना वो, फिर यहाँ तक कि रात रात को भी क्लासेस हुआ करती थी हमारी। राजू पांडे सर तुम्हारी क्लासेस लिया करते थे, तो शाम को बिल्कुल 6 से 7, 7 से 8 ऐसे लिया करते थे। कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक में डाउट हो, सारी चीज़ बताते थे। मतलब ऐसे था कि हाँ बीच में ऐसा लगता था कि अगर इनसे मैं पढ़ूंगा तो मुझे ऑनलाइन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पर ये होता है कि हाँ मतलब टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको गाइडेंस मिल जाता है अच्छा। दिव्या मैम के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर दिव्या मैम के बारे में तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी। एंड जब मैं यहाँ पे था
तो मतलब जब हम यहाँ पे आए तो उस टाइम सबको होम सिकनेस होती है फर्स्ट टाइम, तो सबको घर की याद आती है कि क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही आया था बाहर हॉस्टल में, कभी रहा नहीं था, 10th तक मैं अपने घर पे ही पढ़ा था। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे भी घर की याद आती थी बहुत ज़्यादा। तो मैम आया करती थी हमेशा मिलने, हर जगह पे हम मेस में बैठ के खा रहे होते हैं, बगल में आके बैठ जाती थी, बताओ क्या चल रहा है, सब कुछ सही है या नहीं है, कहीं घर पे बात हो रही है नहीं हो रही है, फ़ोन मिल रहा है टाइम पे नहीं मिल रहा। तो वो सारी चीज़ें बहुत मतलब मैम की जो अंदर जी वो एक बोलते हैं मदर लाइक क्वालिटी जो है, वो मैम ने हम तक सबके साथ बहुत अच्छा शो करा है। और आप मैं श्योर हूँ कि अगर किसी भी मेरे कोर्समेट से पूछा जाए कि हाँ आपको सबसे बेस्ट पसंद कौन है इसमें, तो मैम के अलावा कोई नाम ही नहीं ले सकता, मतलब चैलेंज होगा किसी को भी। तो वो मैम ने मतलब इतना वो हमारे मतलब हमने वो एक रिस्पेक्ट अर्न कर लिया था। हाँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हमें हो तो हम किसी से ना बोले पर उनसे बोल सकते हैं, मैम हमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है, हमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं भी होती थी तो भी बोल देते थे, मैम हमें ये दिक्कत है ये करवा दो, और मैम हमें वो अरेंज कर देती थी, चाहे वो मूवीज़ हों। एंड जैसे संडे को मूवीज़ होती थी हमारी, संडे सैटरडे, कभी हमने बीच में अगर किसी हॉलीडे हो गया तो मैम हम बोलते थे, मैम रात को वो भी करा देती थी मूवीज़ वगैरह भी। तो चाहे वो खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कुछ भी होती थी कभी भी, कि थोड़ा-सा भी हमें लगा था कि नहीं हमें ये चीज़ चाहिए, तो मैम हमेशा वो अरेंज कर देती थी। तो वो जो क्वालिटी थी, एक होता है ना कि जैसे मम्मी होती है हमारी केयर करती है घर पे, तो वो मैम को देख के वो फ़ील आती थी हमेशा। मैं कल गया था मैम के पास में मिलने, सेम अभी भी मैं जब गया मैम ने बहुत प्यार से सब कुछ मेरे मतलब मुझे खिलाया। फिर मैम ने वो मतलब उनका जो क्वालिटी है वो, तो वो जब बिल्कुल ऐसा हार्ट टचिंग होता है ना, तो वो ऐसा फ़ील आता है वो। तो मैम के लिए तो मैं बिल्कुल आई जस्ट रिस्पेक्ट हर सो मच। एंड मैम मैम के बारे में तुमने इतना बोल दिया, सर के बारे में कुछ नहीं बोला यार। लेकिन कोई नहीं, मेरा काम है अपने जो हमारे टीचर्स है, फैकल्टी है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ऊपर से सबको देखना कैसे कहाँ कोई किसी को दिक्कत नहीं है, वो किसी किसी के थ्रू होता है, राइट। मैं हर एक जगह इन्वॉल्व नहीं होता, बट सब देखता रहता हूँ, तो मेरी कोशिश, और मुझे तारीफ नहीं चाहिए मेरा, ठीक है, मेरा काम काम करना है, बाकी कर दे तो थोड़ा ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, चाहिए नहीं है। एनीवे, अब आपके अगर कोई स्टूडेंट के कोई सवाल हैं कैडेट्स के, तो अपने अपने कुछ क्वेश्चंस हम जरूर लेंगे आज के सेशन में, कि आपका क्रिकेट मैच भी क्या भी टाइम होने वाला है। सर आपका हाउस होल्ड के बारे में क्या कहना है? इसका हाउस होल्ड वार्डन, अच्छा, वो ये पूछना है कि वार्डन्स के बारे में क्या ख्याल है आपका। सब वार्डन मेरे तो हाँ, आपने मतलब बिल्कुल सही सही याद दिलाया आपने बिल्कुल। सुनो सुनो, आपने बिल्कुल सही याद दिलाया, मुझे सर के बारे में बोलना ही था, मैं बिल्कुल सोच के आया था, सर को तो मेंशन करूंगा ही। सर को मतलब सुंदर सर मेरे तो वार्डन थे, मतलब इनसे अलग ही हमारी जो बॉन्डिंग थी, क्योंकि ये डांटते थे बहुत, चिल्लाते थे हम पे, तो बहुत चिल्लाया करते थे कि सुबह सुबह उठ के ऐसा करो, तुम लोग उठते नहीं हो, ऐसा नहीं, पर वो होता है कि हाँ एक कनेक्शन जो बन जाती है हमारी उनके साथ। मैं आज भी इनसे मतलब मैंने बात किया था जब मैं आया था, तो फ़ोन से मैंने बात करा था, क्योंकि एक लाइफ टाइम मेमोरी बन गई इनके साथ, कि मैं फर्स्ट टाइम हॉस्टल में आया, फर्स्ट टाइम आपके उस टाइम पे जो हेल्प करते वही होते हैं, वार्डन ही होते हैं। वार्डन ऐसा नहीं होता कि डांटने के लिए सिर्फ होते हैं, देखते हैं आपकी हर ज़रूरत को, वो आगे तक पहुंचाते हैं कि हाँ इसको ये चाहिए। तो सुंदर सर ने वो हमेशा हमारे लिए किया कि कैसे करना है हमें, वो हमेशा मेरे से आके पूछा करते थे, मेरे से पर्सनली उन्होंने जब मेरा जब पेपर निकला था, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, मैं अगर ऑनलाइन क्लासेस भी कहीं पे तुम्हें डाउट है, गूगल का हेल्प चाहिए, कुछ का भी हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ, मैं आगे बात करूँगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें सर ने करी हैं जो मतलब मेरे लाइफ में एक होता है कि हाँ एक मेमोरी बना देती है अच्छी किसी के प्रति। तो हाउस वार्डन्स मैं बोलूँगा अच्छे होते हैं, बस मस्ती चलती रहती है, मुझे पता है, मतलब 2 साल हमने भी रहे यहाँ पे, तो हमें भी पता है कैसे हम भी किया करते थे। सर भी परेशान हो जाते थे कई बार, सर परेशान हुआ करते थे, हमारे चीफ वार्डन हुआ करते थे, वो काफ़ी चीज़ें हुआ करती थी। पर हाँ वार्डन जब अभी आपको तो लगेगा, कभी कभी गुस्सा भी आता था उस टाइम कि सर हमारे हमारे साथ यूँ करते, हम ही पकड़ लेते बार बार। पर ये होता है कि जब आप ऐसे जाते हो तो वो मेमोरीज याद आती हैं, फिर आपको लगेगा, जैसे मैं अपने कुछ दिन दोस्तों से बात कर रहा था जो प्रथम भाग वाले थे हमारे फर्स्ट कोर्स के, तो हम यही बात कर रहे थे कि काश 1 साल और रह जाते यहाँ पे, या थोड़ा और मिल जाता टाइम, ताकि जो यहाँ पे एंजॉय किया ना, तो जब भी पास्ट को आप रिमेंबर करोगे ना, तो पक्का आपके वार्डन आपको याद आएंगे उस टाइम, चाहे आपने कितनी मस्ती करी हो, है ना, आपको पसंद ना भी हो, तो भी वो उस टाइम याद आते हैं, और फिर बाद में जब मिलते हैं उनको, तो वो एक रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है। तो वो एक, इसलिए मैं बोलूँगा हाउस वार्डन्स तो बहुत ज़रूरी है यार, मतलब बहुत अच्छे। राइट राइट।
और किसी का सवाल? आगे आ जाओ आगे। आपसे बड़े इसमें किस्मत है? 11th में? हाँ मतलब वीकली टेस्ट में ना जो होते थे, हाँ होते थे। हम भी जो हमारे से सचिन सर थे फिजिक्स का टेस्ट लिया करते थे, तो वो उस टाइम हम काफ़ी हुआ करते थे। फर्स्ट में आए थे, वो यूनिट्स वगैरह थी, अभी भी 11th में होंगे नहीं, वो शायद फर्स्ट चैप्टर्स जो होती थी वो, तो वो काफ़ी नया होता है बिल्कुल। 10th के बाद 11th बिल्कुल नया लगता है हमें, क्योंकि वो थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है उसका। पर ये था कि फेल होना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कि अगर आप पूरे साल में अगर एक दो टेस्ट में फेल हो गए तो होता था। हमारे क्लास में टाइम में तो कई बार पूरी क्लास फेल हो जाती थी हमारी, तो उस टाइम जब टेस्ट होते थे। पर ये था कि हाँ, अगर आप एंड तक आते हैं तो वो कवर करना पड़ेगा, अगर नहीं आप करोगे तो फिर उस टाइम मस्ती कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पर एंड तक जाते जाते आपको फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि काश मैं थोड़ा पढ़ लेता उस टाइम, तो वो चीज़ नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप फेल होते तो आपका 1 ईयर वेस्ट हो जाता है। तो एनडीए में भी सेम सिस्टम होता है, रिलीगेशन का सिस्टम होता है वहाँ पे। अगर आपने कुछ गलती करी तो आपको रिलीगेट कर देते हैं, तो आप एक टर्म पीछे चले जाते हो। तो वो चीज़ है कि आप मस्ती करो, फेल होना टेस्ट में, कुछ जो 10-20 नंबर का टेस्ट होता है उसमें फेल हो सकते हो, पर जब एग्जाम्स आते हैं तो एटलीस्ट क्लास में सुन सकते हैं जो टीचर बोल रहा है उतना। अगर हम नहीं पढ़ पाए 100% तो एटलीस्ट अगर 30-40% भी है तो एनफ होता है वो। फेलियर इज नॉट समथिंग बैड थिंग। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फेल होने के बाद उससे ना सीखना वो बुरी बात है। तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, फेल होते हैं लेकिन उससे सीखो और मेहनत करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट। तरुण सर जैसे बोलते हैं ना कि सबसे मैं एक बोलूँ कि उनकी, क्योंकि एज थी हमारे मतलब कि ज़्यादा, मतलब 5 6 7 ईयर्स ऐसे थे, तो काइंड ऑफ भैया की तरह थे हमारे लिए वो। तो हम जब भी, हमें कोई भी मतलब वो बहुत केयर करते थे, मतलब ऐसे तो मैं सारे टीचर्स इतने केयरिंग थे। हमारे सर थे, हमारे कर्नल सर थे, तो हमेशा आया करते थे हमारे शाम को मिलने, पर्सनली भी पूछा करते थे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, किसी की हेल्थ में दिक्कत हुई तो पूछा करते थे। तो तरुण सर के मैं बारे में स्पेशली बोलूँ, पीटी टीचर थे हमारे, तो उस टाइम जब हमें हर रोज़ सुबह ले जाना है ना, मैं आप भी देखते होंगे, अगर आपके साथ हैं तो भी, तो आप देखते होंगे उनको कि सुबह से लेकर शाम तक कितनी मेहनत करते थे वो, लगे रहते थे हमेशा। तो उनमें एक बहुत ज़्यादा जोश है, मतलब हम फील करते थे वो, उतना हम भी नहीं दिखाते थे जितना वो दिखाते थे हमारे साथ। पर ये था कि हाँ, वो बहुत उनने हेल्प करा हमारी, चाहे कुछ भी हो, मतलब रिफ्रेशमेंट देना, फिर पीटी करानी, सब कुछ करानी उनको, शाम को फिर देखना भी सब कुछ ही, कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो तरुण सर मतलब मैं बोलूँगा बहुत एक जोश टाइप आदमी थे वो, तो अभी है। आपका क्या मतलब है? My question is when you reported first day at the National Defense Academy, what kind of physical was there? Like how much they just make you stretch? Talking about the मतलब what physical activity did I do ना, and so when I went there, it depends on the course. Means the previous courses, and 147 148, they had very terrible time first time, because nowadays academies every time the things change na, so academy is also changing. They are focusing on very logical things, that instead of doing that the things which are destructive to them, try to do something which are better for them. So when I reported first day, my seniors, I entered the squad, nobody was there. So I thought, where are they? And after 5 to 10 minutes, the whole squad came from PT. They went to PTT. So from there they came, and some 6 timers came, and we 3 were there, reported at the same time. So they came and told, where are you from? I told myself, what is your service? So Air Force flying is considered a very good service there. So when you tell them that you are from Air Force flying, and my weight was also so much, so they saw me and said, you are Air Force flying? Yes sir. So they start that you can do push-ups. So, yes sir, now show me. So they started making me do push-ups and all. But first I got a little afraid, but it was not so much, because they understood. My seniors, I would really say that 147 course which passed out this year, this term, was really a good course, very sensible course. So they knew that they have come for first day, and they knew that how much should be done with them. But from second day, definitely the training starts. But I would say that on the first day it was not so much, but it was that you feel that now I have come from in NDA. So that feeling comes there. It was like that. What about that water test? Which test? That water test, like you tell that your antecedents 5 plus you put in the water.
It's not a water test. It is when you go for swimming, na. So there are ustads there, na. Ustad is there. So Saab is there. Saab tells you, he teaches you swimming there. So he taught me swimming as well. For like breaststroke is there. Breaststroke is there. So when I went there, he taught me everything that do like this and a hands movement and release. But even after teaching, I was not able to do at first because I did not swim any in my life earlier. So one senior came one day and he said that now I will teach you swimming. He was six-termer. So generally six-termers don't interact with first-termers. Then that is beyond their dignity. So they say that now I will teach you. I'm like, yes, sir. I was excited because he was also from Bihar only. So I thought that he will show some mercy on me. But it was opposite. So he came and told me that now just go there, hold the bar and stay there. So when I went inside, he also came. He jumped and he told that just hold my hand. So I believed him. That was my mistake. And as soon as I believed, he just took me in the middle and just dropped me. So I went inside and came. That happens, but that is just for that that the fear of water. You should not have that for swimming at least. So there are tests. There are swimming tests in every term. So like in first term you have to swim 50 meters, and there is 3-meter jump in first term. From second term onwards it is 10-meter jump. That is compulsory for all. In first term swimming is not relegatory. Means if you fail swimming, so it is not that you will be kept in the same term. Like but in the second term, if you fail swimming, so you have to repeat the term again. So it is like that. Swimming tests are there, but you are taught very well before the test. So it is like that, and there are multiple attempts so that you can pass. तो बेसिकली स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने का एक नियम है, क्योंकि मैं नेवी से ही हूँ तो मुझे पता है, और उनसे ज़्यादा मैंने टफ ट्रेनिंग की है। मैं तो सबमरीन में था। जब तक आपने स्विमिंग पूल का पानी ना पिया हो तब तक आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। जितना पानी आप पियोगे उतना जल्दी स्विमिंग सीखोगे, क्योंकि आप कोशिश करोगे कि कम से कम पीना पड़े, तो उतना ज़्यादा एफर्ट करो, राइट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स कैडेट। अभी इस नेक्स्ट ईयर जो गर्ल्स का पहला एनडीए बैच था वो पास आउट हो रहा है, Yes. आपको मालूम ही होगा। और प्रधानमंत्री जी स्वयं उस टाइम पे एज ए रिविंग ऑफिसर मौजूद रहेंगे जब गर्ल्स का पहला बैच पास आउट होगा। तो अभी आप गर्ल्स कैडेट को वहाँ देखते होंगे ट्रेनिंग करते हुए, तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल ट्रेनिंग? Yes, it is there because we all know that physically that we are different. Boys and girls are different physically, biologically also. It is not that the same things can be applied to both. So there are differences in PT standards also. That for first term means if I have to do plank push-ups, so for them it is like modified push-ups. If you are studying that physical education, you would have learnt about that modified means using your knee. So for girls that is in first term only, but as the terms increase, so their PT standards also increase, but it is less than boys because girls are not designed in that way by nature to do that much effort. So there are in PT standards it is different, but in academics it is same only. So you have to pass. There are same standards. There is pointer system in India. So you have to get same pointers to pass, like boys only. So in training, I would say only physical is different. Nowadays it is happening that till this term, means till my first term, girls were kept separate there in a separate squad. So they were there is a squad called Quebec there. So they were staying in Quebec from now onwards. From this term when I will go, so from this term they will be living with us only, means like in same squads. But there will be separate compartments definitely because to ensure safety and any mishappening. So there will be separate compartment, but in the same building. I am just saying, but that their PT will be with us only, and their other things are also there like drill and all. Classes are conducted in same classes only. Boys and girls are together, but instructors are there, and there are very strict restrictions in doing anything. So you can't just there should be interaction between a girl and lady cadet and a male cadet, but that should be professional only. So that is like that. तो गर्ल्स ने सुना होगा अभी, बट हमारे जो इस प्रथम पक्ष के कोर्स 2 में फर्स्ट बैच है गर्ल्स का, वो फिजिकल में भी किसी से कम नहीं है मेल से। तो ये
ये जाके वहां पे पूरा सिनेरियो चेंज कर देंगे आई बिलीव करेंगे ना। एक मिनट तुम क्यों शांत हो रहे हो यार और किसी का कोई अगर क्वेश्चन है तो हम उसको लेते हैं, नहीं तो फिर आज का ये सेशन खत्म करेंगे क्योंकि क्रिकेट मैच के लिए जाना है। एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम गर्ल साइड? एनीबडी? अच्छा, एनडीए में जब आप सिलेक्ट हुए गौतम, तो सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई? आपके सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई जब आप एनडीए में सिलेक्ट? आपकी फैमिली में या वैसे सर सबको ही थी मतलब खुशी, तो मतलब मम्मी पापा सब खुश थे। मम्मी को तो पता नहीं, मम्मी को इतना पता नहीं था कि क्या होता है एनडीए वगैरह, पर ये था कि हाँ कुछ तो हो गया अच्छा, तो ठीक है मतलब सही है। पापा को पता है, पापा आर्मी में मेरे, तो उनको पता है कि हाँ ये ऐसा वैसे होता है, तो उन्होंने अपने यूनिट में बताया था कि हाँ मेरा मेरा बेटा सेलेक्ट हुआ है, तो काफ़ी खुश थे, मतलब काफ़ी प्राउड था उनको कि हाँ चला गया वहाँ पे। फिर वो मुझे मोटिवेट भी करते थे फ़ोन पे कि कोई दिक्कत हो तो एक बार तो उन्होंने ऐसे बोल दिया था मुझे भी कि अगर आना है तो आजा घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये होता है कि मतलब मुझे ये लगा कि हाँ अगर ये इतने प्राउड है जिस चीज़ को लेके, उस चीज़ को छोड़ने के लिए इन्होंने जस्ट बोल दिया मुझे हाँ तुझे अगर दिक्कत है तो छोड़ दे उस चीज़ को, जिस चीज़ से मुझे प्राउड हो रहा है। तो मुझे वो लगा कि हाँ अगर उनको ये बोलने में बिल्कुल देर उन्होंने नहीं लगाई, तो मुझे रुकना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि उनके लिए एटलीस्ट, क्योंकि अगर वहाँ छोड़ के आ गया तो जिस चीज़ के लिए वो प्राउड हो रहे थे ना, वो चीज़ वो खाली चली जाएगी। तो मैंने इसलिए फिर अपना पूरा टर्म कंप्लीट किया, और आगे भी इसीलिए करूँगा क्योंकि हाँ उनको प्राउड हो, और जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया उनको एटलीस्ट पढ़ाया प्राउड हो गया, सही सही बच्चे को पढ़ाया है। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि जिस तरह से गौतम अपनी, जब उसका रिजल्ट आया तो पहले 12th का रिजल्ट अच्छा रिजल्ट आया, उसके बाद एनडीए में सिलेक्शन हुआ, तो जो खुशी आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, आपके गुरुजनों को, आपके रिलेटिव्स को, जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं उनको मिलती है, और उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आते हैं आपकी सक्सेस से, वो उसका कोई मोल नहीं है, वो कहीं भी आप नहीं खरीद सकते। तो आप भी कोशिश करें कि वो ही सेम फीलिंग आप अपने पेरेंट्स को दें जो एक दिन कैडेट गौतम ने दी, और सक्सेस होके दिखाएं। इसीलिए आज इसको बुलाया कि इससे भी आप कुछ काफ़ी कुछ सीख सकें। हमारे टाइम में सबको आई थी प्रॉब्लम केमिस्ट्री में, तो मतलब इस टाइम हम जैसे थे तो केमिस्ट्री में जब टेस्ट वगैरह देते तो हमारे मार्क्स हमेशा कम होते थे। एक रीज़न ये भी था कि हम पढ़ते भी नहीं थे केमिस्ट्री, क्योंकि हमें पता था कि आज पढ़ेंगे 10 दिन में भूल जाएंगे, तो दिन भर केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ना है, इसलिए मतलब ऐसा हमने सोच लिया था। पर ऐसा नहीं होता केमिस्ट्री में, जब जनरली आप जैसे अभी वो होते हैं 11th-12th में ज़्यादातर वो होते हैं ना, आपके इक्वेशंस वगैरह होते हैं, तो जस्ट अगर इफ़ यू राइट ऑल्सो ना 2 to 3 टाइम्स एवरी डे, तो अब हमने चार्ट लास्ट में हमने वो किया था ऐसा, जब मैं 12th बोर्ड्स आए थे तो हमने चार्ट्स वगैरह बनाए थे पूरे प्रॉपर, एक कमरे में चिपका लिया था, एक एक चैप्टर का बना लिए थे। अपने दोस्तों में ऐसा था कि हमने एक मैंने बनाया, एक मेरे दोस्त ने बनाया, एक उसने बनाया, फिर हम वो आपस में शेयर करके पढ़ा करते थे, तो उससे टाइम भी सेव होता है। और अगर आप केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है ना, 11th तो काफ़ी ईजी है केमिस्ट्री, आई थिंक मतलब ठीक ठाक है। और अभी लग रहा होगा टफ, 12th में जाने के बाद पता चल जाएगा, 11th ईजी लगता है। तो मतलब जब मैं 12th में गया था तो उस टाइम हमने नोट्स प्रॉपर बनाए थे, एटलीस्ट इतना करना एटलीस्ट कि नोट्स प्रॉपर बनाना, क्योंकि एंड में अगर रिवाइज करने जाओ, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, नोट्स भी नहीं आपके पास, फिर लास्ट में ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल, तो वो चीज़ से बच के रहना बस। केमिस्ट्री की कहानी हमेशा से चली आ रही है, ये चलती रहेगी, सदियों पुरानी कहानी, सदियों पुरानी है हमारे टाइम से। और मैंने भी शायद ही, जो मेरी वाइफ जो दिव्या मैम है वो भी केमिस्ट्री की टीचर रही है, शी वाज MSc इन केमिस्ट्री, लेकिन तब भी मुझे आज तक समझ नहीं आई। थैंक यू। मैं अभी आपको इसका 12th की मार्कशीट दिखाता हूँ गौतम की। अच्छा, लास्ट में गौतम, आपके जो कोर्स 2 के जो जूनियर्स हैं अभी आपके, राइट, ये जूनियर ही है, आप इसमें से बहुत सारे एनडीए में आपको मिलेंगे, आप सीनियर होंगे ऑब्वियसली, तो इनको क्या मैसेज देना चाहते हो? इन जो आपके सामने बैठे हैं, क्या कहना चाहते हो? जस्ट इतना कि हाँ आपको मतलब मस्ती ज़रूरी है, मतलब वो तो रिक्वायरमेंट है, एनडीए में भी हम मस्ती करते रहते हैं कि क्योंकि अगर आप नहीं करोगे टफ कंडीशन में, तो आप, एक होता है आपको मेंटली बोझ हो जाता है, वो चीज़ नहीं रखना है, तो आप दोस्तों के साथ एंजॉय करना ज़रूरी है। वो हमने भी किया उस टाइम में, हमने कुछ ज़्यादा ही किया था, बहुत ज़्यादा, जब हम यहाँ पे थे फर्स्ट टर्म में। तो ये है कि मस्ती एक तरफ है, पर जहाँ पे सीरियस होने की बात होती है वहाँ पे सीरियस होना होता है, और दोस्तों के साथ सीरियस होना होता है। दोस्त आपके साथ आते हैं, साथ में पढ़ते हैं, तो ज़्यादा बेनिफिट करता है वो हमारा। तो उस टाइम था मेरा कि जब मैं इतना किया कि
आपको मतलब जब आप पढ़ो तो जितने इंस्ट्रक्टर्स हैं ना उनकी विश्वास कर लो। जैसे जब मेरे टीचर थे ना तो हमें डाउट आते थे कि ये क्वेश्चन आएगा क्या, ये क्वेश्चन आएगा क्या, कुछ ज़्यादा ईजी लग रहा है, ये कुछ ज़्यादा हार्ड लग रहा है। तो वो चीज़ नहीं सोचना है हमेशा, जो टीचर बता रहा है उनको पता है, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया है, मेरे से पहले वालों को भी पढ़ाया है, उससे भी पहले वालों को पढ़ाया है। उन्होंने टीचर भी, वो ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने एनालाइज किया है पेपर कि ये क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, ऐसे ही आते हैं। तो एटलीस्ट टीचर्स पे अपने यो रखना, और जितना पढ़ाते हैं वो उतना तो पक्का पढ़ना ही है। उसके अलावा अगर आपको कुछ में डाउट आता है तो वो बताएंगे ही बताएंगे। तो बस इतना इंस्ट्रक्टर्स पे अपने ध्यान रखो और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है तो हो जाता है सब कुछ, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। बस फोकस करना है और मस्ती साथ में, पर पढ़ाई भी ज़रूरी है एंड में, वरना पछताने को मिलता है, मैंने देखा है चीज़। बेसिकली सभी चीजें साथ लेके चलनी चाहिए। और जो ये कोर्स डिजाइन ही ऐसा हुआ है कि इसमें सारा बर्डन ही नहीं है, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, जैसे कि आज क्रिकेट मैच हो रहा है जो आपको रिलैक्स करेगा, बट एट द सेम टाइम आपका जो टारगेट है 12th में अच्छे मार्क्स के साथ साथ जो आगे आपका भी सपना है उसको पूरा करना है। तो ये गौतम की क्लास 12 की मार्कशीट है, आप देख सकते हो कि सबसे कम नंबर मैथ में ही है, केमिस्ट्री में 95 नंबर है। तो ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री अगर अभी आपको जैसे कि इसको भी शुरू में डिफिकल्ट लग रही थी बट उसके बाद भी ये इसके मार्क्स हैं, राइट। तो ये हो सकता है आपके 12th में इतने अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं, आप ऐसे एनडीए क्वालिफाई करके अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ भी सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये लेकिन आपके हाथ में करना कैसे है, किस तरह से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, वो आपके हाथ में है, राइट। विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच गौतम। हम पूरे डीडीए परिवार की तरफ से सभी कोर्स 2 के कैडेट्स की तरफ के विश यू ऑल द बेस्ट। और आपको मैं आज एक चीज बताना चाह रहा हूं, जो हमारी त्रिशक्ति कैंपस, जो हमारा नया कैंपस बन रहा है जिसमें आप लोग शिफ्ट होंगे, उसकी जो लाइब्रेरी है, जो लाइब्रेरी बनेगी, उसका नाम हमने आपके नाम पे रखा है। उसका नाम होगा कैडेट गौतम लाइब्रेरी, क्योंकि आप फर्स्ट हमारे कैडेट हो इस कोर्स के प्रथम वर्ग के, तो वो आपके नाम पे हम लाइब्रेरी का नाम रखने जा रहे हैं। और आज आप ही के हाथों उसका हम उद्घाटन करेंगे, अभी हालांकि बन रही है बट इनॉग्रेशन करेंगे। और उसमें एक सबसे खूबसूरत जो बात है जो मेरे दिमाग में आई थी, और जो हमारी विशेष भी है हम सबकी, वो आपको बताते हैं क्या है। आप वहां बैठ के वो विशेष देखो, एक मिनट। हाँ, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां के लिए। कैडेट गौतम कुमार, अभी आप कैडेट हैं, जब आप एयरफोर्स एकेडमी में जाएंगे तो फ्लाइट कैडेट रहेंगे, तो उस टाइम पे आपकी लाइब्रेरी का जो नाम रहेगा फ्लाइट कैडेट गौतम। उसके बाद नेक्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर गौतम, नेक्स्ट फ्लाइंग लेफ्टिनेंट गौतम, स्क्वाड्रन लीडर गौतम, विंग कमांडर गौतम, ग्रुप कैप्टन गौतम, एयर कमोडोर गौतम, एयर वाइस मार्शल गौतम, एयर मार्शल गौतम, एयर चीफ मार्शल गौतम। तो दिल से मेरी शुभकामनाएं, तब संदीप सर रहे ना रहे, लेकिन अगर आप यहां तक पहुंचते, जैसा भी जो भी रैंक चलेगा, आपका रैंक वहां पे चेंज होता रहेगा, जो आपकी लाइब्रेरी जिस नाम से बनी है गौतम वही रहेगा, राइट। तो मैं चाहता हूं आप वहां तक जाएं और हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। और एकेडमी की तरफ से मैं एक छोटा सा मोमेंटो है, कर्नल साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा आप आए। डीडीए टू एनडीए, ये एक छोटा सा मोमेंटो है, अपने पास रखना। और जब भी आपकी पासिंग आउट परेड होगी एनडीए में, और जब आप कमीशन होंगे इंडियन एयरफोर्स में, संदीप सर आपको वही मिलेंगे।
Thank you. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.